बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 64 ज़ुबानी याद कर लें क्योंकि ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है और एक्साइटमेंट के अंदर मैंने जो सा नंबर भी गलत कर दिया। ठीक हो गया? तो लेक्चर नंबर 64 CISSP सिक्योरिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे और लास्ट स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शुरू के पोर्शन के जो टॉपिक्स हैं वो बेशक समझे ना समझे, आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ एन एडवाइस अबाउट हाउ टू पास द एग्जाम। ठीक है? तो थोड़ा सा कैचअप करें। सिक्योरिटी कोड के बारे में हमने पढ़ा, रिपोजिटरी के बारे में, गिट हब, वर्जन कंट्रोल के बारे में पढ़ा, रेस्ट एपीआईज के बारे में पढ़ा। रेस्ट एपीआईज के अंदर एक बात बताता चलूं, करेक्शन एक छोटी सी है। गो कि आपकी बुक में यही लिखा हुआ जो मैंने बताया है। करेक्शन ये है कि मैंने जब आपको ऑथेंटिकेशन यूजिंग एन एपीआई बताया था तो थ्री वेज बताए थे। बेसिक ऑथेंटिकेशन था, OAuth 1.0 ए था, OAuth 2 था। OAuth 1.0 ए और 2 के अंदर डिफरेंस बताया था और लिखा था OAuth 2 की जोन सा है, OAuth 1.0 ए इज द मोस्ट सिक्योर वन और OAuth 2 जोन सा इज लेस सिक्योर। और उसके अंदर मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है। तो OAuth 2.0 जब मैंने डेवलपमेंट तीन चार डेवलपमेंट टीम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करी उनसे डिस्कस किया और थोड़ा सा इंटरनेट पे और रिसर्च की तो पता चला OAuth की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है क्योंकि लेटेस्ट प्लेटफॉर्म सारे के सारे OAuth को 2.0 को सपोर्ट करते हैं, 1.0 की तरफ कोई नहीं जा रहा। सो सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, OAuth 2 is the best protocol right now that is available or there are a lot more libraries. 1.0 A is securer मगर OAuth 2 जो से अगर TLS के साथ इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो इज गुड। assessing the effectiveness of a security। ठीक है? सिक्योरिटी गो के आपको याद रखना है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। सर्टिफिकेशन इज टेक्निकल वैल्यूएशन कि भाई अच्छा जी सॉफ्टवेयर कोड रिव्यू हुआ हुआ है, ये इसका दरवाजा लॉक हुआ हुआ है, घर के अंदर जो सा है सीसीटीवी लगा हुआ है, अलार्म सिस्टम्स लगे हुए, सारा कुछ, दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन। ठीक है? इसी तरह टेक्निकल वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी कंप्लायंस जो सी है वो सर्टिफिकेशन कहलाती है। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इज कॉल्ड एक्रीडिएशन। ठीक है? प्रोसेस रिव्यूज द सर्टिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जो रिव्यू करता है सर्टिफिकेशन को और फिर ग्रांट द ऑफिशियल ऑथराइजेशन। अगर आप एक हॉस्पिटल में और आप एक किसी सॉफ्टवेयर की सर्टिफिकेशन और एक्रीडिएशन दोनों लेना चाह रहे हैं तो सर्टिफिकेशन एक थर्ड पार्टी कर देगी या आपकी ऑडिट टीम कर लेगी या कुछ भी करेगी और कहेगा यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना सिक्योर है। एक्रीडिशन ये होगी कि मैनेजमेंट जो सी है वो उस चीज को अप्रूवल दे दे। अगर आपकी सर्टिफिकेशन पास नहीं हुई मगर मैनेजमेंट एक्रीडिशन दे सकती है, सर्टिफिकेशन पास हुई मैनेजमेंट अप्रूवल ना दे, एक्रीडिशन ना दे, तो आप उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, एक्रीडिएशन इज अ की इंपॉर्टेंट स्टफ और वो सीनियर मैनेजमेंट देती है। उसका इसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता कि वो सर्टिफाइड है या अनसर्टिफाइड है। बहुत केसेस के अंदर मैनेजमेंट अनसर्टिफाइड प्रोडक्ट को कहती है हमने भेजना है इसे, ठीक है, और सर्टिफाइड प्रोडक्ट को कहती है स्टॉप इट। ठीक है? तो ये मैनेजमेंट की स्वाबदीद है। ठीक है? अच्छा, अब उसी के अंदर ट्रेडिशनल सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडिटेशन प्रोसेस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 6 स्टेप रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है? निस्ट ने एक डॉक्यूमेंट लिखा है 837 गाइडेंस अप्लाइंग द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क टू फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितने फेडरल इंफॉर्मेशन सिस्टम है दे हैव टू कंप्लाई अगेंस्ट दिस एफ आर आर एम एफ। ठीक है? सो RMF जो सा है वो सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडिटेशन प्रोसेस जो स्टैटिक प्रोसेस है उसको मोर डायनामिक बना देता है। ठीक है? उसके अंदर 6 प्रोसेसेस हैं रिस्क मैनेजमेंट के जिसको हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है? अच्छा, कुछ की पॉइंट्स जो से हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है? परफॉर्म द promotes the concept of nearly real time risk management। रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये ना हो कि हर साल के साल हो रही हो रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है? अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट में आज से फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग का प्रोजेक्ट, ड्रिल करते हुए पता चले जी कोई यार इलेक्ट्रिक्यूशन का रिस्क है तो फौरन बता दे, ये ना हो कि भाई वो प्रोजेक्ट खत्म करे साल के आखिर में बताए। ठीक है? रियल टाइम होना चाहिए। रोबस्ट कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस जिसे उस आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है? रोबस्ट होना चाहिए। ठीक है? दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो एंश्योर दैट द यूज ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क बेस्ड डिसीजन कर सके कंपनी। कंपनी बताया अच्छा इसमें रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं है। ठीक है? और अच्छा रिस्क पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है? और आपने इस लेवल पे लेके जाना है कि कंपनी जो सा रिस्क बेस्ड डिसीजन कर सके, यार अच्छा हमें जो सा है एशियन मार्केट एक्सप्लॉइट करनी चाहिए या नहीं, अच्छा उसमें रिस्क है या नहीं है। ठीक है? अगर पॉजिटिव रिस्क है तो उसको एक्सप्लॉइट करें, नेगेटिव रिस्क है तो उसको मिटिगेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है? अब एक्चुअली रिस्क के बारे में मैं बहुत डिटेल में जा सकता हूँ मगर आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ होल्ड माई सेल्फ। ठीक है? इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करना है
ठीक है। ये ना हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो से एक एजाइल प्रोसेस चला रहे हैं, चाहे कैनबैन चला रहे हैं, स्क्रम चला रहे हैं, ठीक है, और वो एक साइड पे कॉर्नर पे बैठे, नहीं, दे हैव टू हैव एन इंटीग्रेशन विद द सिक्योरिटी, ठीक है। प्रोवाइड एम्फेसिस प्रोवाइड करें, असेसमेंट, इंप्लीमेंटेशन, सिक्योरिटी कंट्रोल, ऑथराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। Link risk management process at the information system level to the risk management process to the organizational level, ठीक है, कि ना कि टेक्निकल लेवल हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो, ठीक है। रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, टॉप टू डाउन सिक्योरिटी, जिस तरह हमने डिस्कस की कि टॉप टू डाउन अप्रोच होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। स्टैब्लिशेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है और ये एचआर प्रोसेस है, इसका अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल एचआर, हेड ऑफ एचआर, डायरेक्टर एचआर को बना दिया जाए, ठीक है, और उसको कहा जाए ये तुम्हारा डेटा है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, आपने बताना है कब इसको डिलीट करना है, आपने बताना है कब इसको वाइप कर देना है, और आपने बताना है कि इसको किस जगह रखना है, आपने बताना है ये कितना सिक्योर रखना है, इसको किस रिस्क लेवल क्या है, ठीक है। नॉर्मली मेरा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद एचआर डायरेक्टर या किसी ऐसे आउटसाइड आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं उससे पूछता हूँ कि अगर ये इंफॉर्मेशन पेस्ट बिन पे चली जाए या 4chan पे चली जाए या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चले जाए तो आपको कितना नुकसान होगा, तो वो फौरन मुझे जो सा रिस्क आइडिया बताता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की ना बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आप रिस्क को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, ये जो सा आउट ऑफ द बुक जिस तरह आपको पता है, ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं ये क्यों आउट ऑफ द बुक। कैटेगराइजेशन कि यार ये कितना क्रिटिकल रिस्क है, ठीक है, क्या ये बिजनेस इसको रिस्क भी समझती है या नहीं, ठीक है, कि अगर वो प्रिंटर नहीं चलेगा तो क्या रिस्क है हमारे लिए, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल, अच्छा बिजनेस को इसके लिए हमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या किए हुए, इंप्लीमेंट किए हुए हैं, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। से फॉर एग्जांपल, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फ्लड एक रिस्क है, सिक्योरिटी कंट्रोल क्या कर सकते हैं, ओ फ्लड डिटेक्शन सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दिए क्या, अब उसे एसेस करते हैं कि यार ये फ्लड डिफेंस सिस्टम क्या वाकई हमें फ्लड से बचाएगा, नहीं नहीं ये सिर्फ अलार्म देगा, ठीक है, ऑथराइजेशन कर दी और मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी, या एक कंट्रोल हमने ये किया कि फ्लड की प्रोटेक्शन ले ली, इंश्योरेंस ले ली, जान छूट गई जी, इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, हर साल बस हमने मेक श्योर करना है मॉनिटरिंग के जरिए कि हम हर साल उस फ्लड इंश्योरेंस को रिन्यू करवाते रहे, ठीक है। ये फायरवॉल है, फायरवॉल सिक्योरिटी कंट्रोल है, इंप्लीमेंट किया, असेस किया कि ये कंट्रोल सही से काम भी कर रहा है या नहीं, पता चले फ्लड डिटेक्शन सिस्टम जो सा काम ही ना करो, हर साल फायर अलार्म सिस्टम जिस तरह हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, मंथली वीकली क्वार्टरली टेस्ट होते हैं उन चीज के, ठीक है। ये सारी चीजें जो सी हैं ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट है और ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ऑडिटिंग एंड लॉगिंग ऑफ चेंज, अच्छा, लॉग प्रोवाइड अ क्लियर व्यू, ठीक है, लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन टोटली डोंट केयर अबाउट लॉगिंग, ठीक है। आपके लिए आपके पास बजट भी होना चाहिए थोड़ा सा लॉगिंग का, अगर आप नहीं कर सकते तो आप फ्री टूल्स से लॉगिंग करना शुरू कर दें, मगर उसमें आप रिव्यू नहीं कर सकते। लॉग प्रोवाइड अ क्लियर व्यू, हु ओन्स द प्रोसेस, एक्शन क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने रन किया। लॉग इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्शन, ठीक है, कभी कोई इश्यू हो जाए तो आपको पता होगा। से फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन लेवल पे, ठीक है, हमारे पास एक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मैसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, मैसिव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और उस प्रेमिसेस के अंदर, वो प्रेमिसेस के अंदर तकरीबन 60 या 70 के करीब कंप्यूटर रूम थे। अब हर कंप्यूटर रूम के लिए एक की हुआ करती थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने एक बॉक्स के अंदर वो तमाम कीज लटका दी, ठीक है, ये की लटकी हुई है, ये की लटकी हुई है, ठीक है, ये की लटकी, ठीक है, और उसके नीचे एक शीट थी कि अगर काशिफ ने की नंबर 10 साइन की है तो वो साइन इन करता था और उसके बाद इन और आउट की टाइम लिखता था, ठीक है, ये हर रोज शीट चेंज होती होती थी और इसको ऑडिट के अंदर रखते थे। ये एक लॉग है, ये लॉग एंट्री है, ठीक है। व्हेन सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सपीरियंस अ फेलियर, अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी कंप्यूटर रूम के अंदर किसी एसी को ट्रिप कर दिया, अक्सर होता था, हम जब भी कंप्यूटर रूम में सबसे पहले जाके एसी बंद करते थे, बाद में निकलते थे तो अगले दिन पता चलता था जी उस रूम का टेम्परेचर 70 हो गया, मॉनिटरिंग की टीम रिपोर्ट भेजती थी यार यहाँ का कंप्यूटर रूम टेम्परेचर 70 हो गया, जाके एसी ऑन करके आ जाते थे, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज उड़ा जाती और उन्हें ना ऑडिट करना था कि इस दिन कौन कंप्यूटर रूम में गया था, डेफिनेटली ही शुड हैव स्विच्ड इट ऑफ, तो फिर उसके अगेंस्ट फिर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। एनीवे, एंटरप्राइज टू हैव एन अप्रोप्रिएट ऑडिट पॉलिसी इन प्लेस, ठीक है, और ऑडिट से फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, बेस लाइन होती है, वेरियस सर्वर्स एंड सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस ऑफ वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो सी है, ऑडिट और लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ऑडिट और लॉगिंग के साथ आप इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी, ठीक है, प्रोसीजर शुड बी अप्लाई टू कंपेयर रिकॉग्नाइज व्हाट प्रोसेस अगेंस्ट व्हाट हैज सपोज टू बी प्रोसेस्ड, कि आपने जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस की है,
ठीक है। ये ऑडिट एंड लॉगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ और टर्म्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ही। इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी, आपकी इंफॉर्मेशन इंटीग्रल होनी चाहिए कि आप ये डाटा इनपुट कर रहे हैं तो क्या आपने वाकई इनपुट करना है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा इंटेग्रिटी या इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी ये थोड़ी सी आपस में मिक्स होनी शुरू हो जाएंगे। इंटेग्रिटी ये कि जो आपने डाटा इनपुट किया है क्या वो उसी तरह रहता है, चेंज तो नहीं हो जाता। इन और लॉग्स के लिए आपको लॉग इंटेग्रिटी, अगर आपने इसे एडमिसिबल इन द कोर्ट रखना है तो आपने मेक श्योर करना है कि यू शुड शो कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है ये किसी तरह किसी ने मॉडिफाई नहीं कर दिया। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्या है? वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन चेक, करेक्टर चेक, लिमिट चेक, सैनिटाइजेशन चेक। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, यानी ह्यूमन बींग होते हैं जो बैठे हुए होते हैं डेस्क के ऊपर, ठीक है, बंदे होते हैं, और जो ह्यूमन इंटरफेस होते हैं ऑफ द एप्लीकेशन, वो चेक कर रहे होते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो सी एक्यूरेट आ भी रही है। यानी कुछ सैंपल्स जो सी हैं वो दिन की मॉर्निंग में उठा लेते हैं, शाम में उठा लेते हैं। एनएचएस हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर, स्पेशली यूके के अंदर, अगर आपके मेटर्निटी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी उनकी जो डाटा इनपुट नर्सेज वगैरह कर रही हैं, वो कुछ डिपार्टमेंट जो सी हैं उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी वेरीफाई कर रहे होते हैं। वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग होते हैं जो टेबल पे बैठे होते हैं, डेली जो से एक बंदा मॉर्निंग के 20 बच्चे की डिटेल उठा के देख लेता है, ये बच्चे ऐसे ही थे, इसको कुछ मसला तो नहीं था। और उन वो दे आर ट्रेन टू डू दिस, वो 20 20 25 25 सालों से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। एंड दे डू वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है, तो प्रॉपर एनडीएज आर इन प्लेस। इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग, A secure information system must provide an authorized person with the ability to audit। ठीक है, ये ना हो कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो ऑडिट लॉग्स ही ना जनरेट करता हो। ठीक है, ऑडिटिंग के कौन कितने बजे कैसे लॉग इन हुआ है, ठीक है, कितने अकाउंट्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुई हुई है। अगर किसी ने आके किसी चीज को डैमेज कर दिया है तो आप उसको और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलीज कर दिया तो आप उसको ऑडिट कर सको। ठीक है, ऑडिटिंग इज अ वेरी की कंपोनेंट के किस आईपी, अगर किसी आईपी एड्रेस से कोई लॉग इन हो रहा है तो आईपी एड्रेस को लॉक कर ले। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रिस्क? अच्छा, अब रिस्क क्या है? एक्चुअली ये स्लाइड पहले होनी चाहिए थी। रिस्क कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रिस्क भी हो सकता है जिसे कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं। एक मुल्क है जहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता, वहाँ नेस्ले जाके पानी का प्लांट लगाती है। ठीक है, वो लदा बाद में क्या होता है उन लोगों के साथ, और उनको जो सा है एक्सप्लॉइट करती है उस रिस्क को कि भाई साफ पानी नहीं मिल रहा तो हम उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है। नेगेटिव रिस्क क्या होता है? जो नेगेटिव इंपैक्ट करे आपके बिजनेस के ऊपर, ठीक है, और आप उसे अवॉइड करते हो। कभी कभी आप उस रिस्क को एक्सेप्ट भी कर लेते हो, कभी कभी आप उस रिस्क को इंश्योर भी कर लेते हो। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात की थी, तो हमने क्या किया था? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये जो निस्ट का डॉक्यूमेंट है ये यही चीज मेक श्योर करता है कि रिस्क जो सा एक स्टैटिक प्रोसेस ना हो, सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन हुई जी हम रिस्क सर्टिफाइड हो गए, नहीं। और इसके कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, डायनामिक अप्रोच होनी चाहिए कि आपको कॉन्टिन्यूसली पता चल जाए थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोसेस। और उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, एनालिसिस, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, मिटिगेशन, और बहुत सारा कुछ है। उसकी वजह यह है कि मैं रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा इस वजह से बातें कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली सी रिस्क का एग्जाम दिया है। ठीक है, ये इसाका की एक सर्टिफिकेशन है। वी हैव अ प्लान टू स्टार्ट इट ऑन उर्दू IT अकेडमी। प्लान ये था कि CISSP के फौरन बाद शुरू कर दें, मगर आई डोंट नो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। अभी वो CCNA साइबर ऑप्स आया हुआ है तो मैं मे बी आई वुड जंप इनटू दैट। तो सी रिस्क, इसी वजह से मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रहा हूँ कि रिस्क पढ़ाने से, क्योंकि रिस्क इज अ होल होल वर्ल्ड। ठीक है, और थोड़ा सा ब्रैगिंग भी होगी यहाँ पे। तो अब ये स्लाइड एक्चुअली इज नॉट फ्रॉम CISSP। ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड ऑन गोइंग और कंटिन्यूस अप्रोच टू रिस्क एनालिसिस असेसमेंट मिटिगेशन इज एडवाइसेबल। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर कंटिन्यूस रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, रिस्क एनालिसिस किया जाए, रिस्क मिटिगेशन। हाँ भाई, हमने उस रिस्क के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे क्योंकि ये हम पब्लिकली एक्सेसिबल दे रहे हैं। क्या हम डाटा को डेटाबेस में इनक्रिप्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये अब उसके लिए रिस्क के लिए ना बहुत सारी डायग्राम, रिस्क को फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए, रिस्क एनालाइज करने के लिए, या किसी इंसिडेंट के बाद उससे रिकवरी के दौरान कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो से फॉर एग्जांपल इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मोस्टली उसे कहते हैं कि मशीन है तो मेंटेनेंस उसे रिक्वायर्ड है, मटेरियल है तो इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, ह्यूमन बीइंग है तो उसको स्किल एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। सो दीज आर द डायग्राम। पी डायग्राम, सिस्टम नॉइज फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरह PRHA वर्कशीट, ठीक है, प्रीलिमिनरी हैजर्ड एनालिसिस, क्योंकि काम करने से पहले कि भाई ट्रिप हैजर्ड तो नहीं है, अगर आप छत पे चढ़ने लगे हैं तो क्या रिस्क है। बहुत सारी कंपनीज जो सी हैं वो इस तरह की चीज़ें साइन कर रही हैं, इसके लिए एक फॉर्म साइन होता था, भूल गया मुझे नाम। ठीक है, रिस्क असेसमेंट फॉर्म। और उसके बाद फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है, FMEA।
कि केबलिंग है, ब्रेकेज हो सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लॉस ऑफ पावर, बहरहाल द रियल कॉस्ट ऑफ द फेलियर क्या है, ठीक है। इसी तरह इफेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस भी है, CME, CA, ठीक है। और इस तरह बहुत सारे रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन की टेक्निक है, ठीक है। अब इसी तरह एक एक रिस्क प्रोसेस के अंदर करेक्टिव एक्शंस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो सा है वो जो सा फ्रीक्वेंटली डिलीवर हो रहा होता है विद द वल्नरेबिलिटीज, अगर हम उन वल्नरेबिलिटीज के ऊपर ना रहें, ठीक है, वो हमारे लिए मसला हो सकता है। ये सिर्फ उस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हमारी कंपनी के अंदर आए हुए हैं, उन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या है, क्या क्या किसी ने विंडोज इंस्टॉल की हुई है, क्या उसकी पैचिंग नहीं करनी है हमने? तो पैचिंग जो है सिक्योरिटी प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने पैच मैनेजमेंट सोल्यूशन और उसका आर्किटेक्चर और उसकी पॉलिसी डिफाइन करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैंने पिछली 2 कंपनीज के अंदर पैच मैनेजमेंट पॉलिसी डिफाइन की है, एंड आई नो हाउ बिग ऑफ अ पेन इट इज, कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। राइट कर देना इज नॉट अ बिग इशू, उसको इंप्लीमेंट करना, मेक श्योर करना वो सही काम कर रही है, उसके लिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट लोगों से बात करना और राइट टाइम पे जो सी डिवाइसेस को डाउन करना। और अब हमें पता है हर हफ्ते की, हर महीने की दूसरी ट्यूसडे को माइक्रोसॉफ्ट पैच रिलीज करती है। अब ट्यूसडे की रात को आप विंडोज अपडेट नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट आधी दफा गलत पैच रिलीज कर देती है, फिर चौथे दिन उसको पुल भी करती है। अभी पिछले दिनों भी जो पैच आया हुआ था उसमें भी यही मसला था। तो उसके लिए जो है अब आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, सेमेंटिक की बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइड है, ठीक है। अब मैं वो नहीं देखता, क्योंकि मैंने एक फॉर्मेट बना लिया था 4-5 साल पहले, तो मैं वहीं से लेके फिर रहा हूँ। निस्ट की स्पेशल पब्लिकेशन गाइड है 840, ये बहुत अच्छी गाइड है, ठीक है। तो आपके पास एक पैच मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, करेक्टिव एक्शन हो गया। इसी तरह यूज ऑफ अ चेंज कंट्रोल प्रोसेस, रीड ऑल। अब जब पैच करने लगे हैं, तो पैच जो होगा सिस्टम के ऊपर इज अ चेंज कंट्रोल प्रोसेस, चेंज होगा, ठीक है। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट, पैच की जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इस पैच की वजह से कोई और फंक्शनैलिटी खराब तो नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल फायरवॉल के लिए एक पैच आया, ठीक है, अभी रिसेंटली जो है ये WPA2 की जो सी स्टोरी आई हुई है, ठीक है। आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू ट्राई टू वर्कआउट कि ये है क्या, ठीक है। आई बेट बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट नोबडी हैज अंडरस्टैंड कि 4 वे हैंडशेक के अंदर मसला कहाँ से है, ठीक है। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा, कोई कोई सूरत हाल नहीं होगी। यानी पिछले हफ्ते ये आई है, तो मैं मंडे को वॉक इन किया ऑफिस के अंदर, एवरीबडी वाज पैनिकिंग, वो वायरलेस हैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको फर्दर स्टडी किया तो पता चला देयर इज अ सोल्यूशन अराउंड इट, हाउ टू फिक्स इट, एंड इट्स नॉट दैट इजी टू हैक इट, ठीक है। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, आपने डॉक्यूमेंटेशन किसी बंदे ने ये पढ़नी है, वन शुड रेड एंड पीयर रिव्यू ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग करनी है उसकी, ठीक है। पायलट पीसीज बनाने पड़ेंगे। हैव अ वर्किंग बैकअप एंड स्केड्यूल अ प्रोडक्शन डाउन टाइम, ठीक है। ऑलवेज हैव अ बैकआउट प्लान, के खुदा ना खास्ता ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वॉर्न द हेल्प डेस्क एंड की यूजर ग्रुप जो इफेक्ट होंगे। टारगेट नॉन क्रिटिकल सर्वर्स फर्स्ट, के नॉन क्रिटिकल सर्वर्स पे पहले पैचिंग करें, उसके बाद फर्दर आगे लेके जाएं। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, मगर लाइक नॉर्मली दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, अच्छा, अब आपने जो सा है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन करनी है। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन क्या, कि मिटिगेशंस आर इम्प्लीमेंटेड एंड दे मस्ट बी टेस्टेड, कि आपने जो सा है कुछ काम किया, ठीक है, कोई कोड चेंज किया या कोई मिटिगेशन लगाई, कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, अब दे मस्ट बी टेस्टेड कि क्या वो काम करते हैं या नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, टीम वर्क टू डिटरमिन इफ सिक्योरिटी फाइंडिंग एंड फ्लॉज आर ट्रूली रिजॉल्व, कि अगर आप, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये करती है कि अगर एक बग आया मार्केट के अंदर जिससे लाइक विंडोज हैक हो जाती है, ठीक है, SMB1 का, तो हम लोग क्या करते हैं, पैच करने के बाद उसको दोबारा हैक करके देखते हैं क्या वो हैक होता है या नहीं, ठीक है ना। Rapid7 जिस तरह आपको अवेलेबिलिटी देती है, ठीक है, बहुत सारे टूल है, ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द टूल्स, क्योंकि CISSP इज नॉट अबाउट द टूल्स। इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन एश्योरेंस टीम में ऑल्सो परफॉर्म इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक आपने फॉर्म बनाया हुआ था, उस फॉर्म के अंदर एक मसला था, ठीक है, और पता चला कि इसमें एक मसला है, तो इंडिपेंडेंट जो वेरिफिकेशन टीम है, जो टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। The developer should be encouraged to use a code signing as another integrity check for code he or she is producing, कि कोड को हम साइन करते हैं, ठीक है, कोड साइनिंग सर्टिफिकेट, यानी ये जब आप कोड को रन करते हैं तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन लिखा होता है, इसका मतलब ये एप्पल का लेजिटिमेट सोर्स है। अगर आपको कोई iTunes setup.exe दे दे और आप जब उसको रन करें और उसके ऊपर ये पब्लिशर एप्पल इनकॉर्पोरेशन ना आ रहा हो, तो मसला है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, ओरिजिनल कोड होता है, उसकी हैश वैल्यू लेते हैं और उस हैश वैल्यू को साइन कर देते हैं, ये आपका डिजिटल साइन है, साइंड कोड होता है ये। अब कल को कोई कोड चेंज करेगा तो वो साइन नहीं कर सकता, गो के देयर इज अ बग, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को अलाउ करता है कि कोई लेजिटिमेट पब्लिशर के बगैर ही आपको ऐसे माइक्रोसॉफ्ट को फील होता है माइक्रोसॉफ्ट ने साइन किया हुआ है, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट साइनिंग के अंदर एक बग आया था, रीसेंट रीसेंट बात है, आपको रजिस्ट्री एंट्री को चेंज करनी पड़ती है, मगर देयर इज अ फिक्स अराउंड इट। अच्छा, रिग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अब आपको पता है रिग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या चीज़ है, कि जब आपने कोई बग या कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है,
तो आप जो सा है may end up causing some more issues। ठीक है, जिस तरह इसके when you fix one bug you introduce several new bugs। इसने ये मक्खी या जो भी चीज पकड़ी है, इसको उठा के दरवाजा खोला और फेंक दिया। मुझे नहीं पता आपको इमेज में नजर आ रहा है, मजीद बग अंदर आ गए। ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग इज नीडेड फॉर दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कि अगर आपने एक बग फिक्स किया, आपने कोड में चेंज किया, जिसको हम चेंज कंट्रोल का ही प्रोसेस में डाल सकते हैं। ठीक है, कोड में चेंज हुआ, दोबारा टेस्टिंग होगी। अब किस किस्म की टेस्टिंग होगी, कितनी डिटेल टेस्टिंग होगी, दैट्स अनदर डिबेट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आ जाता है एसेस सॉफ्टवेयर एक्विजिशन सिक्योरिटी। कोई सॉफ्टवेयर जो आप एक्वायर कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर जो आप अपनी कंपनी में बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर आप जो सा है डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर एश्योरेंसेस की जरूरत है। सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, मलिशियस कोड, सॉफ्टवेयर that does work is a doesn't work is a doesn't होना चाहिए, doesn't work is a risk। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर malicious कोड हो गया, vulnerability आ गई, तो is a risk for you। ठीक है, minimize this risk is a function of software assurance। software assurance की responsibility है। और ये CNSS की instruction guide है। software assurance is a level of confidence that software is free from any issues। ठीक है, जो भी है, that it function in intended manner, और ये intended manner में करेगा। this is software assurance। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और आप मेक श्योर करते हैं। इसीलिए आईटी एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है, और आप अपने तमाम स्टाफ को बताते हैं कि भैया अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, ठीक है, तो आपने आईटी की अप्रूवल लेनी है। और आईटी जो है उसकी सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस करता है, क्या इसके पैचेस आते हैं और ये वो। और मे भी अगर आपके पास सॉक फंक्शन है या नॉक फंक्शन है, तो आप उसकी लिस्ट में डाल देते हैं। तो वो वीकली, डेली या मंथली तौर पे उन तमाम वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं कि कहीं उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर का पैच तो नहीं रिलीज किया, कहीं कोई फेमस वो तो नहीं आ गई। जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, वो एनएसए जब हैक हुई थी, तो वो नोटपैड प्लस प्लस वाले ने कमेंट लिखा हुआ था कि उस एनएसए जो है उसके टूल को यूज करते हुए लोगों को पे स्पाई करती थी। ठीक है, वन शुड कंफर्म दैट सॉफ्टवेयर इज रिलायबल एंड सिक्योर। तो किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मेक श्योर करेगा। और नॉर्मली एक हेल्प डेस्क के अंदर ही प्रोसेस ऐड हुआ हुआ था, और उनको हमने एसओपी लिख के दी हुई थी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आया तो आपने मेक श्योर करना है कि वो साइंड है, लिजिट सोर्स है। अब आपका एक बंदा है स्टाफ का, वो गूगल के ऊपर जाकर लिखता है फायरफॉक्स, और पहला लिंक जो आता है ऑर्गेनिक सर्च में नहीं, जो पेड लिंक आता है, वो मेलवेयर है एक्चुअली, वो फायरफॉक्स नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस की कैटेगरी में आती है, कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपने आईटी से लेना है। ठीक है, क्योंकि आईटी को पता है वो गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, someone has to confirm that reliable and secure। मुझे नहीं पता इसने लेगो ने ये क्या पकड़ा हुआ अपने हाथ में। ठीक है, आई लाइक दिस इमेज, तो मैंने डाल दिया इस पे। अच्छा, उसके बाद अब बात आ जाती है कि सॉफ्टवेयर एश्योरेंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द मेजर फेजेस ऑफ जेनेरिक एक्विजिशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला फेज क्या होता है? प्लानिंग फेज। प्लान कर रहे हैं, आपको पता है क्यों चाहिए ये सॉफ्टवेयर। हाँ जी, हमें जो सा प्रेजेंटेशन बनानी है, इसलिए मुझे पावर पॉइंट चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई स्लाइड प्रेजेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि उर्दू आईटी अकेडमी पे हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है। ठीक है, एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, कैसे एक्वायर करेंगे, खुद बनाएंगे या बाहर से खरीद के लेकर आएंगे। रिस्क एसोसिएटेड, को रिस्क तो नहीं है। हाँ जी, पावर पॉइंट के अंदर जो सा कोई ऐसी माइक्रोज ना चल सके। ठीक है, डेवलप वैल्यूएशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन प्लान के हम वैल्यूएट कैसे करेंगे, अगर हम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट करें तो कैसे करेंगे। मॉनिटरिंग एंड एक्सेप्टेंस फेज, कॉन्ट्रैक्ट के कौन बंदा आके वो करेगा। ठीक है, मॉनिटर द सप्लायर्स वर्क एंड एक्सेप्टिंग द फाइनल सर्विस, के भाई वो उसको मेक श्योर करना है कि जो सप्लायर हमें ये प्रोवाइड कर रहा है वो कैसे करेगा। रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग एंड सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल, इस तरह हमें ये सॉफ्टवेयर पैकेज मिलेगा और हम अपने एससीसीएम के जरिए पुश कर देंगे। अब इस चीज को आप किसी और तरह भी लेके जा सकते हैं। अगर हम हॉस्पिटल हैं तो पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, या पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से बोल रहे हैं हम, एक्सेंट से। फॉलो ऑन, फिर सस्टेनमेंट, कि रिस्क मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट उसके अंदर है। मेंटेन द सॉफ्टवेयर, द प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड सस्टेनमेंट, कि आप मेंटेन कर रहे हैं, पैचेस हो रहे हैं, उसके अंदर कोई रिपोर्ट्स तो नहीं ऐड करनी, कोई न्यू वर्जन्स तो नहीं आ रहे, आउट ऑफ सेल तो नहीं जा रहा है, एंड ऑफ लाइफ तो नहीं जा रहा है, एंड ऑफ सपोर्ट तो नहीं जा रहा है, डिस्पोजल कैसे करना है। अगर उसका डाटा जो है रिटेंशन 3 ईयर से ऊपर हो गया तो उस डाटा को पर्च कैसे करना है। और कॉन्टिन्यूड एनालिसिस और कॉन्टिन्यूस एनालिसिस करते रहें। ये सॉफ्टवेयर एश्योरेंस की 3 फेजेस हैं। ठीक है, वेल डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर एश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोसेस इन प्लेस इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी जिम्मेदारी है। बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, आपकी जिम्मेदारी है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, और आप एनफोर्स करें। एनफोर्स कैसे करेंगे यूजर को? आपके पास कोई ऑडिट टूल होगा और आपके ऑडिट टूल बताएगा यार ये नया सॉफ्टवेयर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा, ये आज तक नहीं देखा था। ठीक है, सीसी क्लीनर की एग्जांपल ले लें। सीसी क्लीनर जो कंप्रोमाइज हो गया था, मैंने अगली स्लाइड बनाई हुई है उसके ऊपर, आजकल बड़ी हिस्ट्री के अंदर है। सितंबर 2017 में आपको पता चला सीसी क्लीनर के अंदर मेलवेयर है। ठीक है, अब आप जैसे अगर आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस प्रोसेस था,
ठीक है, तो आप लोगों ने बड़ी जल्दी पिक कर लिया, अदरवाइज आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने लोगों के पास कौन कौन से वर्जन के सॉफ्टवेयर सीसी क्लीनर इंस्टॉल हुए हुए थे। ठीक है, सो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब सॉफ्टवेयर एश्योरेंस एक्विजिशन के अंदर ये भी हो सकता है कि आपका एक सप्लायर है जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, मे बी वो कोड कर रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस है, वो CMMI लेवल 1 2 3 4 जितने भी लेवल्स हैं उसका पार्ट है। ठीक है, तो आप उसमें बात मेक श्योर करते हो उसकी उसकी सिक्योरिटी कंपिटेंसी कैसी है, उसकी वर्कफोर्स सिक्योरिटी ट्रेंड भी है या नहीं, क्वालिफाइड वर्क एनवायरनमेंट भी है या नहीं, इंटेग्रिटी ऑफ द कोड। नॉर्मली आप जो से एक क्वेश्चनर बनाया होता है, ठीक है, गो के गार्टनर कह रही है कि क्वेश्चनर इज आउटडेटेड थिंग नाउ, कि आपने एक क्वेश्चनर बनाया होता है और आप उस कंपनी को देते हो और आप उस कंपनी को कहते हो भैया ये क्वेश्चनर है, फिल करके भेजो, और उसमें आप अक्सर पूछते हो कि आप कभी कंप्रोमाइज तो नहीं हुए, आपका कंटिन्यूटी प्लान कैसा है, आप अपने हाउ यू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर यू प्रोड्यूस इज फ्री ऑफ एनी डिफेक्ट्स, वल्नरेबिलिटी, बग्स, malwares एंड ब्ला 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 स्टफ। तो वो एश्योरेंस देता है कि हम कैसे कैसे वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क आप एनालाइज करते हो, रेगुलेटरी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आप PCI डाटा तो नहीं आप उसमें सेव कर रहे। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ अ प्रोडक्ट, फिर एश्योरेंस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि यार ये एश्योरेंस क्या है इस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अगर इस सॉफ्टवेयर की वजह से या आपकी कंपनी की वजह से या आपके लिंक की वजह से मेरे साथ कोई मसला हो गया, ठीक है, और आप इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोई थर्ड पार्टी सप्लायर तो नहीं यूज करते, कोई हमारा डाटा तो नहीं कहीं लेके जा रहे। ठीक है, ये तमाम चीजें जो से है सॉफ्टवेयर एश्योरेंस या एक्विजिशन का पार्ट हो सकती हैं, डिपेंडिंग किस किस्म के बिजनेस में है आप। ठीक है, अगर आपका बिजनेस जो सा है बहुत बड़ा PCI कंप्लायंस है तो फिर आपको डेफिनेटली डिटेल की ज़रूरत है। अगर आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो और SOC 1 SOC 2 कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मे बी यू वुड हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। एक और जो सा है वो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, मेरे ख्याल में, मे बी आई एम स्लाइटली रॉन्ग, बहुत सारी कंपनीज अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर रही हैं आजकल उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह जिस तरह अभी डिजिटल सर्टिफिकेट की बात हुई थी, सीसी क्लीनर, तो सीसी क्लीनर जो सा है एक्चुअली सेमेंटिक सर्टिफाइड था, प्रॉपर डिजिटली सर्टिफाइड था, क्योंकि मैलवेयर सीसी क्लीनर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में था। और उसके बाद रन इफ एडमिन, तो ये सीसी क्लीनर इज एग्जीक्यूटेड, अगर वो एडमिन होता है तो इतने मिनट वेट करने के बाद वो सारा कुछ करता है, ये फ्लो चार्ट है। सिस्को ने एक्चुअली इसके ऊपर बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी हुई है, टेलोस ने। ठीक है, टेलोस, TALOS, टेलोस के ऊपर टेलोस सीसी क्लीनर लिखिएगा तो आ जाएगा आपके पास। फिर इसी तरह अगर मेलवेयर कनेक्ट करता है, जिस तरह ही वो सीसी क्लीनर रन होता है और वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में रन हो रहा है, ठीक है, तो वो इस IP एड्रेस को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपकी फायरवॉल इसको ब्लॉक कर रही है तो जनरेट DGA, डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम, यानी मेलवेयर्स के अंदर ये बड़ी फेमस चीज है, वो अजीबो गरीब से एक URL बना के कनेक्ट कर लेता है और वो एक्चुअली उसी टाइम पे वो डोमेन लाइव भी होती है। परफॉर्म अ DNS रिक्वेस्ट, the IP returns are combined to define the new CCI command and control IP addresses, continue normal C2 operation, और उसके बाद अपने C2 सर्वर के ऊपर जाके नोटिफाई कर देता है भैया मैंने कंप्रोमाइज कर लिया, रेडी टू डू। ठीक है, पेलोड। रफली जो एस्टिमेट सिस्को का जो सा है वो ये था कि ओवर 2 मिलियन CC क्लीनर डाउनलोड हुए हुए थे, इतने GB क्लीन्ड एवरी मंथ, और ऑलमोस्ट 55 लैंग्वेजेस के अंदर, और लाइक 5 मिलियन पीसीस के ऊपर जो सा है ये इंस्टॉल हुआ हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान थोड़ा सा कम है इसके ऊपर, मगर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है, पूरा यूरोप तकरीबन कवर्ड है, अमेरिका कवर्ड है। ठीक हो गया यहाँ पर जी। आज हमने जौन सा है मेरा जोर से शाउट करने को दिल कर रहा है याहू, ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा जो सा लास्ट स्लाइड थी CISSP की, ये एक्चुअली लास्ट स्लाइड नहीं थी, CISSP की लास्ट स्लाइड ये थी। ठीक है, तो हमने मेरे ख्याल में CISSP को बहुत डिटेल में जाके, बहुत इन डेप्थ जाके देखा है। मुझे कुछ फीडबैक भी आई है, बल्कि कल परसों 3 लोगों के, लास्ट 2 वीक्स के अंदर 3 लोगों के जो सी है ईमेल आई हैं, उनमें से एक ने बताया कि भाई उसने जो सा है गुड लक फॉर योर एग्जाम, जो भी आप लोग कर रहे हैं, और उसने मुझे फीडबैक ये दिया है कि एक ने जो सा है वो बुक ही नहीं पढ़ी थी, और उसने हमारे लेक्चर पढ़े हुए थे, गूगल पे सर्च की हुई थी और यूट्यूब पे सर्च की हुई थी, एंड ही पास द एग्जाम। ठीक है, एक दो लड़कों की रिकमेंडेशन ये थी कि उन्होंने CISSP की बुक यूज़ की थी, एक लड़के ने जो सा CISSP की ऑफिशियल स्टडी गाइड जो सी आईफोन पे या एप्पल पे ऐप बाई की हुई थी, £699 की है। ठीक है, तकरीबन 1,001 रुपये बनेंगे, और 1,000 रुपये बनेंगे, हाँ तकरीबन 1,000 रुपये के करीब बनेंगे, इंडिया के लिए 600 700 रुपये बनेंगे। तो
एक बंदे ने रिकमेंडेशन ये दी हुई थी और एक रिकमेंडेशन रिसेंटली ये आई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये जरूर बाय करें, इट्स नॉट 100% दैट यू वुड पास द एग्जाम। और एक लड़के की रिकमेंडेशन ये थी कि भाई उसने बुक पढ़ी थी, सीसीक्योर के क्वेश्चन किए थे, सीसीक्योर के क्वेश्चन हर बंदे ने किए थे, और उर्दू आईटी अकेडमी पे जो सीआईएसएसपी के क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी किए थे। और बाकी मैंने बहुत लोगों से डिफरेंट, मैं पिछले दिनों सीरीज के एग्जाम पे गया था, तो वहाँ मैं सिस्प की क्लास में भी चला गया था, और उधर से भी मुझे पता चला कि बीसीपी, डीआरपी, एसडीएलसी और इंसिडेंट रिस्पांस बहुत की टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, और लड़के इसको बड़ा हार्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रिस्पांस एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो बहुत ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से आईएससी ने अंदाज़ा लगाया कि बहुत सारे क्वेश्चन जो उनसे हैं वो किए हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर। रिसेंटली मैंने भी सीआईएसएसपी के एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अंडर द एनडीए आई कैन नॉट डिस्कस देम, बट दीज आर द की टॉपिक्स दैट यू शुड बी वेरी एक्सपर्ट इन। आंसर लाइक अ मैनेजर, नॉट अ टेक गाय, यू गॉट दिस, ठीक है। ट्राई टू आंसर लाइक अ मैनेजर, मगर हर क्वेश्चन को डोंट ट्राई टू आंसर लाइक अ मैनेजर, ठीक है। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि आपने हर क्वेश्चन को एज अ मैनेजर डील करना है। प्रायोरिटाइज द ह्यूमन लाइफ अबव एवरीथिंग एल्स। एक साइड पे मिलियन और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर आया और एक साइड पे बंदा मरने लगा, तो बंदा बचाना है आपने, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये जो रूल है ना, ये तो 100% ट्रू है, ये 90% के, 90 नहीं, 80% मैं कहता हूँ, और ये भी 80%, ठीक है। डेटा ओनर मैनेजमेंट में से है, ठीक है, डेटा कस्टोडियन टेकी गाय से, ठीक है। एग्जाम से पहले मेक श्योर यू टेक अ रेस्ट, ठीक है। और हमेशा जब पढ़ने लगे तो हमेशा कोशिश किया करें कि रात को पढ़ के सोया करें। पाकिस्तान में या हमारी एशियन साइड पे मिथ है कि भाई दिन में पढ़ें, सुबह सुबह उठ के पढ़ें, ठीक है। रात को पढ़ के सोने का ये फायदा होता है, जिस तरह ही आपने रात को पढ़ा होता है, तो आप जब रात को सोते हैं तो आप रैम में जाते हैं, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट जो स्टेज होती है, जिसमें आप एक्चुअली ख्वाब देखते हैं, और वो मेरे ख्याल में 30 से 40 मिनट पे एग्जिस्ट करती है। वहां पे आपकी जो सिस्टम है ना, वो कंट्रोल लेस करता है आपको, ठीक है। इस वजह से रात को पढ़ के जरूर सोया करें, वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। माइंड मैप इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। माइंड मैप जरूर बनाइएगा, ठीक है। सीआईएसएसपी के माइंड मैप भरे पड़े हैं। टेक अ ब्रेक, एग्जाम दे रहे हैं, 6 घंटे का एग्जाम है, 250 क्वेश्चन है, 1 मिनट प्लस आपके पास क्वेश्चन का टाइम है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करें। बहुत दफा ऐसा होगा कि आपको तीनों के तीन आंसर सही लग रहे होंगे, एक ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, तीन सही लग रहे होंगे, और ट्राई टू पिक अप एन आंसर, नॉट, और वापस जाके चेंज करने की कोशिश ना कीजिएगा। फ्लैग द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, टोटली डोंट वरी अबाउट इट, फ्लैग द क्वेश्चन, मूव ऑन, कोई बात नहीं है। यू विल नेवर फेल बिकॉज ऑफ अ टाइम, ठीक है। फ्लैग द क्वेश्चन, मूव ऑन, अंटिल अनलेस आप पहले पोर्शन पे एग्जाम पे टाइम लगा दें। नॉर्मली मैं एग्जाम को थोड़े से पोर्शंस में डिवाइड करता हूँ और उसके बीच में ब्रेक लेता हूँ। ये छोटा एग्जाम नहीं है, 6 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। और 6 घंटे और 250 क्वेश्चन इज नॉट एन ईजी थिंग, ठीक है। हम लोगों ने तो पेपर पे दिया था, और अगर आप फेल हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। ट्राई टू लर्न कि आपकी वीकनेस क्या थी, और सेकंड अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। सीआईएसएसपी वंस अगेन आर नॉट फॉर दोज किड्स। अपने पैसे बिल्कुल ना जाया करें। अगर आपको आईटी टेक्नोलॉजी में आए हुए 1-2 साल हुआ है, ट्रस्ट मी, इफ यू वुड पास इट, यू वुड नॉट बी एबल टू जस्टिफाई इट इन द एग्जाम। आपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस देखे हो, बीसीपी देखा हो, डीआरपी देखा हो, इंसिडेंट रिस्पांस प्लान देखा हो, पैचिंग पॉलिसीज देखी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो आपके लिए ये एग्जाम है, ठीक है। I'm not discouraging anyone. I'm encouraging the guys that have a sufficient experience, जिनके पास sufficient experience है। अगर आपके पास वो experience नहीं है, तो it's not worth it, ठीक है। और read the question very carefully, double nots के dodgy question, I know CISSP ने बहुत हद तक निकाल दिया, मगर they are still there। तो और रेस्ट करके और रात को पढ़ के और अगले दिन बिल्कुल एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने नॉर्मली एक माइंड मैप बनाया होता है, अभी मैं जब सीरीज पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा अपना माइंड मैप। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने खुद पढ़ा हुआ है ना, तो आपको, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यार, ये मुझे याद होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह एक्रीडिटेशन और सर्टिफिकेशन, दो चीज़ें हैं। सर्टिफिकेशन टेक्निकल पार्ट है, और एक्रीडिटेशन एक मैनेजमेंट अप्रूवल है, और एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेशन के बगैर भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी है, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आप ये हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करने के बाद फिर आप इनको अगर पेपर पे लिखना चाहते हैं, पेपर पे लिख लें। एग्जाम दे रहे हैं या कुछ सीसी की ओर से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह गुड लक, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी सीरीज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।